नमस्कार दोस्तों, बिजनेस में आपका स्वागत है। अभी हम पढ़ रहे हैं आज की करंट अफेयर्स। नेशनल न्यूज से स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान हुआ है, ठीक है, जिसमें से 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। 8 राज्यसभा सीटों पर जीत दर्ज की किसने? भाजपा ने। 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार विजयी हुए। भाजपा के आरपीएन सिंह, सुधांशु त्रिवेदी चौधरी, तेजवीर सिंह, साधना सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत, नवीन जैन और संजय सेठ चुनाव जीत गए हैं। वहीं सपा से जया बच्चन और रामजी लाल सुमन को विजय प्राप्त हुई है, जबकि सपा के तीसरे प्रत्याशी आलोक रंजन चुनाव हार गए हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की 10 सीटों पर 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। इससे पूर्व आज दिन में समाजवादी पार्टी के नेता और विधानसभा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि क्रॉस वोट करने वाले विधायकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। भारत थाईलैंड बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री डॉक्टर प्रणपी वहीदानुकारा के साथ 10वीं भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग बैठक की सह अध्यक्षता की है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री डॉक्टर प्रणपी वहीदानुकारा के साथ 10वीं भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग बैठक की सह अध्यक्षता की है। इसमें भी वही है। बैठक में दोनों देशों ने क्या किया? मध्य रणनीतिक सुरक्षा, व्यापार और निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और पर्यटन के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार पर चर्चा हुई तथा आयुर्वेद तथा थाई पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में समझौते हुए हैं। न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर देश के नए लोकपाल होंगे। न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर देश के नए लोकपाल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 सदस्यों के साथ उनकी नियुक्ति की है। न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी, न्यायाधीश संजय यादव और न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी लोकपाल के न्यायिक सदस्य होंगे। लोकपाल के अन्य सदस्य सुशील चंद्र, पंकज कुमार और अजय तिर्की हैं। कल से देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू होगा। सरकार आम चुनावों में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कल से देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू करेगी। इस अभियान का उद्देश्य राष्ट्र के व्यापक हित में युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना और मताधिकार की उपयोगिता बताना है। यह अभियान 6 मार्च तक चलेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं से अपनी आवाज उठाने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं और पहली बार मतदाता बने लोगों से भारी संख्या में मतदान करने का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने कहा कि सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने अपने परिसरों में मतदाता जागरूक अभियान चलाने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वाहन उद्योग में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुद्देर में टीवीएस ओपन मोबिलिटी प्लेटफॉर्म का लोकार्पण किया। उन्होंने इस अवसर पर रोजगार एवं आजीविका उत्कृष्ट केंद्र का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने वाहन उद्योग से संबंधित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए विनिर्माण और नवाचार 2 अनिवार्य स्तंभ हैं। उन्होंने कहा कि विनिर्माण उद्योग को जीरो इफेक्ट्स की नीति रखनी चाहिए। उनके उत्पाद वैश्विक स्तर के होने चाहिए और उनसे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। सम्मेलन में 5000 से अधिक एमएसएमई इकाइयों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल के त्रिवेंद्रपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया और अंतरिक्ष क्षेत्र की लगभग 1800 करोड़ रुपए की 3 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं की श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की पीएसएलवी एकीकृत सुविधा, महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कंपल्स में नई सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन और स्टेज टेस्ट सुविधा और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रपुरम में ट्राइसोनिक विंड टनल शामिल है। श्री मोदी ने गगनयान मिशन की तैयारियों की भी समीक्षा की और इस मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की। ये अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला है। प्रधानमंत्री ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की यात्रा के दौरान इन चारों को एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रदान किए। गगनयान मिशन भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, जिसके लिए इसरो के विभिन्न केंद्रों की व्यापक तैयारी चल रही है।
भाजपा ने संदेशखाली मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने और तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख को बचाने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज संदेशखाली मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन पर तुष्टीकरण की राजनीति करने और तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख को बचाने का आरोप लगाया। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस को पता है कि संदेशखाली में जमीन कब्जा करने और महिलाओं के यौन उत्पीड़न का मुख्य आरोपी कहाँ है। उन्होंने शाहजहां शेख की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की और इस मुद्दे पर INDI गठबंधन की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए लोगों की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे पहली बार वोट देने वाले युवा मतदाताओं को मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान के बारे में बताएं। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लोगों से चुनावी प्रक्रिया में अपनी सहभागिता बढ़ाने की अपील की। श्री मोदी ने युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की उस सोशल मीडिया पोस्ट को साझा किया जिसमें उन्होंने मेरा पहला वोट देश के लिए एंथम पोस्ट किया है। इस अभियान का उद्देश्य पहली बार वोट दे रहे युवा मतदाताओं को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 200 पैरा खिलाड़ियों को देश के विभिन्न राज्यों के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षित किया जाएगा। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 200 पैरा खिलाड़ियों को भोपाल, बेंगलुरु, गांधीनगर, कोलकाता, लखनऊ, त्रिवेंद्रम, पटियाला, मुंबई, सोनीपत और नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षित किया जाएगा। श्री ठाकुर ने एक वीडियो संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय खेलों की दुनिया में समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब 103 पुरुष और 97 महिला खिलाड़ियों को एक्सीलेंस के केंद्रों में लाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने सभी लोगों से पैरा खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर गर्व करने और उनके जज्बे की सराहना करने की अपील की। UIDAI ने ईटानगर में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लागू करने वाले विभागों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लागू करने वाले विभागों के लिए आधार की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए किए जा रहे उपायों पर एक कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला का उद्देश्य लाभार्थियों और प्रतिभागियों को आधार से संबंधित सूचनाओं को और प्रभावी तरीके से समझने में सहायता प्रदान करना था। कार्यशाला में आधार प्रमाणीकरण के कानूनी पहलुओं, राज्य के विकास के लिए आधार का उपयोग, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), योजनाओं में प्रमाणीकरण लाभ और अन्य विषयों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में DBT मिशन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, UIDAI, वित्तीय संस्थान, डाक विभाग, राज्य विभागों आदि के प्रतिनिधि शामिल हुए। रेल मंत्रालय ने रेलवे पुलिस बल RPF में भर्ती से संबंधित अधिसूचना को गलत और भ्रामक बताया। रेल मंत्रालय ने रेलवे पुलिस बल RPF में कांस्टेबल्स के 4,208 पद और सब इंस्पेक्टर के 452 पदों पर भर्ती से संबंधित अधिसूचना को गलत और भ्रामक बताया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में मंत्रालय ने कहा कि ऐसी कोई अधिसूचना न तो RPF और न ही मंत्रालय की ओर से आधिकारिक वेबसाइट या अन्य किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी की गई। मंत्रालय ने लोगों से ऐसी अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। भारतीय सेना ने 46 मीटर के मॉड्यूलर ब्रिज का निर्माण किया है। भारतीय सेना ने 46 मीटर के मॉड्यूलर ब्रिज का निर्माण करके पुल बनाने की अपनी कुशलता को और बेहतर किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा तैयार इस पुल की रूपरेखा प्रणाली को औपचारिक रूप से आज नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर के एक समारोह में सौंपा गया। इस समारोह में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे उपस्थित थे। अंतरिक्ष के अज्ञात विस्तार को जानने के लिए 2035 तक भारत के पास होगा अपना अंतरिक्ष स्टेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल के त्रिवेंद्रपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया और अंतरिक्ष क्षेत्र की लगभग 1800 करोड़ रुपए की 3 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 2035 तक भारत का अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष केंद्र होगा जो अंतरिक्ष में अज्ञात क्षेत्रों के अध्ययन में मदद कर देगा। श्री मोदी ने कहा कि अमृतकाल की अवधि में भारतीय अंतरिक्ष यात्री हमारे रॉकेट से चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारतीय सफलता देश की युवा पीढ़ी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बीजारोपण कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद शामी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।
अगली पीढ़ी के सुधार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान भारत विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था 5वें स्थान तक पहुंच गई है। वे नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय कॉन्क्लेव विकसित भारत @ 2047 के दौरान संबोधित कर रही थी। विकसित भारत से संबंधित भारत के विजन को स्पष्ट करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अगली पीढ़ी के सुधार सरकार की अत्यधिक शीर्ष प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सुनियोजित सुधार किए हैं जो आने वाले वर्षों में जारी रहेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय में भी बढ़ोतरी कर रही है। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन बढ़ाने, लॉजिस्टिक आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और मजबूत कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारिस्थितिकी तंत्र में अपार क्षमता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान से जुड़ने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवाओं से अपील की है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रत्येक नागरिक से मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान से जुड़ने और युवा मतदाताओं से आगामी चुनावों में अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के आह्वान का हवाला देते हुए श्री ठाकुर ने अभियान का राष्ट्रीय हित साझा किया और हर व्यक्ति से अपने अंदाज में इस अभियान को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने प्रत्येक देशवासी से माई गॉव इंडिया पोर्टल सहित कॉलेजों के माध्यम से इस जिम्मेदारी को सहर्ष निभाने और सामूहिक रूप से ऑनलाइन आवाज उठाने का भी आग्रह किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली में पहला पेयजल सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली में पहला पेयजल सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान करेंगी। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम में शहरों और राज्यों को जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए 130 पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। इन पुरस्कारों में प्रतिष्ठित पेयजल, स्वर्ण, रजत और कांस्य पुरस्कार शामिल हैं। जनसंख्या पर आधारित श्रेणी में प्रथम पुरस्कार विजेता को स्वर्ण, द्वितीय को रजत, तृतीय को कांस्य पदक में सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ जल निकाय, सतत चैंपियन, पुनः उपयोग चैंपियन, जल गुणवत्ता, सिटी सैचुरेशन और वर्ष की प्रतिष्ठित अमृत 2.0 रेटिंग ट्रॉफी के लिए दिए जाएंगे। सरकार राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रही है, ये किसने कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने नीतिगत पुंगता और वंशवादी राजनीति को समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में एक निजी टीवी चैनल के ग्लोबल समिट में अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रही है। उन्होंने अनुच्छेद 370 की समाप्ति से लेकर राम मंदिर निर्माण तक का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने राष्ट्र प्रथम की सोच के साथ ऐसे सभी अधूरे कार्यों को पूरा किया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आज से अपने मासिक जिला आउटरीच कार्यक्रम निधि आपके निकट 2.0 का आयोजन करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO आज से अपने मासिक जिला आउटरीच कार्यक्रम निधि आपेक निकट 2.0 का आयोजन करेगा। यह कार्यक्रम देश के 670 से अधिक जिलों में चलेगा। EPS 95 पेंशन भोगियों की सहायता के लिए एक विशेष समर्पित पेंशन हेल्प डेस्क भी शुरू की जाएगी, जहां पेंशन भोगियों से जुड़ी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इनमें डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, पूछताछ और पेंशन भुगतान आदेश PPO शामिल है। इसके साथ कर्मचारियों, नियोक्ताओं और पेंशन भोगियों के लिए त्वरित शिकायत निवारण और हितधारकों के साथ जानकारी साझा करने के लिए कियोस्क सेवा भी शुरू की जाएगी। इन शिविर का पता EPFO वेबसाइट के व्हाट्स न्यूज सेक्शन में देखा जा सकता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार निधि आपके निकट 2.0 EPFO का एक मासिक जिला आउटरीच कार्यक्रम है जो पिछले साल जनवरी से शुरू हुआ था। इस कार्यक्रम के तहत हर महीने की 27 तारीख को जिला शिविर लगाए जाते हैं। अब तक 8,500 से अधिक जिला शिविर लग चुके हैं। भारत का पहला सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाला रोबोट देश में स्वच्छता अभियान को मजबूती दे रहा है। शारीरिक रूप से मल ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए भारत का पहला सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाला रोबोट देश में स्वच्छता अभियान को मजबूती दे रहा है। होमोसैप एटम नामक तकनीक परंपरागत सफाई विधियों का समाधान करती है। इसे IIT मद्रास के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बिजनेस इंक्यूबेटर स्टार्टअप द्वारा बनाया गया है। महिला और बाल विकास और आयुष मंत्रालय ने 5 उत्कृष्ट जिलों में किशोरियों के पोषण स्तर में सुधार के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय ने 5 उत्कृष्ट जिलों में किशोरियों के पोषण स्तर में सुधार के लिए आज नई दिल्ली में सहमति पत्र हस्ताक्षर किए। इस आयोजन की अध्यक्षता महिला एवं विकास मंत्री
स्मृति ईरानी और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की। यह आयोजन परंपरागत ज्ञान का लाभ उठाने और योग के जरिए आरोग्यता तथा आहार विविधता को बढ़ावा देने के लिए दोनों मंत्रालयों के बीच व्यापक सहयोग के लिए किया गया। परंपरागत ज्ञान की पोषण योजनाएं सरकार के कार्यक्रम सक्षम आंगनबाड़ी तथा पोषण के दूसरे चरण का प्रमुख अंग है। इस कार्यक्रम का संचालन महिला और बाल विकास मंत्रालय करता है। यह कुपोषण से निपटने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करता है और अन्य सरकारी विभागों तथा राज्य प्राधिकरणों के साथ मिलकर कार्य करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रेलवे के बुनियादी ढांचे में निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर खुलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे क्षेत्र में अभूतपूर्व गति से बड़े पैमाने पर बदलाव आया है और इससे रोजगार तथा निवेश के नए अवसर खुले हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में रेल बजट में कई गुना वृद्धि हुई है और इस वर्ष रिकॉर्ड 2,50,000 करोड़ रुपए रेलवे के लिए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे की 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की अवसंरचना परियोजनाओं का वर्चुअली शुभारंभ किया। उन्होंने रेलवे की 2,000 से अधिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कल से अपने मासिक जिला आउटरीच कार्यक्रम निधि आपेक निकट 2.0 का आयोजन करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ कल से अपने मासिक जिला आउटरीच कार्यक्रम निधि आपेक निकट 2.0 का आयोजन करेगा। यह कार्यक्रम देश के 670 से अधिक जिलों में चलेगा। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की सहायता के लिए एक विशेष समर्पित पेंशन हेल्प डेस्क भी स्थापित करेगा, जहां पेंशन भोगियों से जुड़ी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इनमें डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, पूछताछ और पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) शामिल है। इसके साथ कर्मचारियों, नियोक्ताओं और पेंशन भोगियों के लिए त्वरित शिकायत निवारण और हितधारकों के साथ जानकारी साझा करने के लिए कियोस्क सेवा भी स्थापित की जाएगी। इन शिविर का पता ईपीएफओ वेबसाइट के व्हाट्स न्यू सेक्शन में देखा जा सकता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार निधि आपेक निकट 2.0 ईपीएफओ का एक मासिक जिला आउटरीच कार्यक्रम है, जो पिछले साल जनवरी में शुरू हुआ था। इस कार्यक्रम के तहत हर महीने की 27 तारीख को जिला शिविर लगाए गए जाते हैं। अब तक 8,500 से अधिक जिला शिविर लग चुके हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रव्यापी संकल्प पत्र सुझाव अभियान का शुभारंभ किया है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रव्यापी संकल्प पत्र सुझाव अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने भाजपा के संकल्प पत्र के लिए लोगों के सुझावों को एकत्रित करने के हेतु विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री नड्डा ने कहा कि इस रथ का लक्ष्य वीडियो वैन के माध्यम से विकासात्मक एजेंडे के लिए 1 करोड़ से अधिक सुझाव एकत्र करना है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, विश्व मित्र भारत का सपना, जो 2014 में अकल्पनीय लगता था, वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साकार हो रहा है। श्री नड्डा ने जोर दिया कि भारत अमृत काल के दौरान विकसित भारत की दिशा में प्रगति करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध गायक पंकज उधास के निधन पर शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कई देशों के संयुक्त राष्ट्र के स्थायी प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में कई देशों के संयुक्त राष्ट्र के स्थायी प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इनमें अंगोला, बहरीन, बोलिविया, बोस्निया हर्ज़गोविना, इटली, पलाउ, पनामा, उरुग्वे और सोलोमन द्वीप के प्रतिनिधि शामिल हैं। श्री जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में बदलते वैश्विक परिदृश्य, G20 अध्यक्षता और इसके एजेंडे में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की भूमिका पर चर्चा हुई। इसके अलावा बैठक में जलवायु परिवर्तन, विकास वित्त और यूक्रेन तथा पश्चिमी एशिया में जारी संघर्षों के परिणामों पर भी चर्चा की गई। साद अहमद बाराइच ने नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में नए उपराजदूत का कार्यभार संभाला। श्री साद अहमद बाराइच ने आज नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में नए उप राजदूत का कार्यभार संभाला। भारत में पाकिस्तान उच्च आयोग के अनुसार श्री बहराइच ने एजाज खान का कार्यकाल पूरा होने के बाद उनका स्थान लिया है। श्री बहराइच न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तानी दूत के रूप में कार्य कर चुके हैं। वे पाकिस्तान विदेश मंत्रालय में अफगानिस्तान, ईरान और तुर्की डेस्क के महानिदेशक भी रह चुके हैं। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल न्यूज पर। भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच हुए त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती के समापन के बाद भारतीय तटरक्षक जहाज श्रीलंका के गाले बंदरगाह पहुंचे। मालदीव में
भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच हुई त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती के सफलतापूर्वक समापन के बाद भारतीय तटरक्षक जहाज समर्थ और अभिनव श्रृंखला के गाले बंदरगाह पहुंच गए हैं। यहाँ यह जहाज श्रीलंका के तटरक्षकों के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे। ये जहाज 2 मार्च को कोलंबो पहुंचेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अगले सोमवार तक इजराइल और गाजा में युद्ध विराम की उम्मीदें जताई हैं। ऑल इंडिया लिमिटेड कल संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में अपना पहला वैश्विक सहयोगी रोड शो आयोजित करेगा। ऑल इंडिया लिमिटेड कल संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में अपना पहला वैश्विक सहयोगी रोड शो जहाँ ऊर्जा वहाँ अवसर मिलते हैं आयोजित करेगा। यह आयोजन ऑल इंडिया लिमिटेड के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कंपनी महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार कर रही है। कंपनी ने वर्ष 2026 तक सालाना 40 लाख मैट्रिक टन तेल और 5 अरब क्यूबिक मीटर गैस उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अलावा कंपनी ने 2030 तक $12 अरब राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य भी रखा है। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ऑल इंडिया लिमिटेड की अन्वेषण प्रयासों में वृद्धि, उन्नत क्षेत्र विकास और तीव्र उत्पादन सहित विभिन्न गतिविधियों में $4 अरब 80 करोड़ निवेश करने की योजना है। आबू धाबी में विश्व व्यापार संगठन की 30वीं वर्षगांठ पर 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक संपन्न हुई। विश्व व्यापार संगठन की 30वीं वर्षगांठ पर आज आबू धाबी में 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक हुई। बैठक के पहले दिन भारत के सहयोग से कोमोरास और तिमोर लेस्ते भी विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुए। सम्मेलन में विश्व व्यापार संगठन के भविष्य को लेकर चर्चा हुई, जिसमें मुख्यतः सतत विकास और औद्योगिकीकरण के लिए नीतिगत मामलों पर जोर दिया गया। भारत ने बहुमुखी व्यापार व्यवस्था को गुटों में नहीं बांटने की सलाह दी, ताकि विश्व व्यापार संगठन व्यापारिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर सके। भारत ने गैर व्यापारिक विषयों से विश्व व्यापार संगठन के नियमों को प्रभावित नहीं होने देने की वकालत की है। वहीं भारत ने विश्व व्यापार संगठन के समझौतों में लचीलेपन पर बल दिया है, जिससे विकासशील देशों की आवश्यकताओं तथा समस्याओं पर भी ध्यान केंद्रित किया जा सके और नए व्यापारिक समझौतों और तथा औद्योगिक नीतियों में भी विकासशील देशों के हितों का ध्यान रखा जा सके। गाजा युद्ध पर फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद शतइये ने इस्तीफा दिया। फिलिस्तीन प्रधानमंत्री मोहम्मद शतइये ने वेस्ट बैंक में बढ़ती हिंसा और गाजा में युद्ध के कारण अपने इस्तीफे की घोषणा की है। उनका इस्तीफा ऐसे समय में आया जब फिलिस्तीन के ऊपर इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में अपने शासन और व्यवस्था को सुधारने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का दबाव है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास को अपना इस्तीफा सौंपते हुए प्रधानमंत्री शतइये ने कई कारण बताए। इनमें वेस्ट बैंक और यरूशलेम में बढ़ता तनाव, गाजा पट्टी में युद्ध, नरसंहार, भुखमरी शामिल है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 7 अक्टूबर से अब तक इजरायली सैन्य कार्यवाही में 29,782 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं और 77,043 लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने आज पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में मरियम ने कहा कि यह हर महिला की जीत है। उन्होंने कहा कि उनके पिता की विरासत को संभालना आसान नहीं है, लेकिन वे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगी। मरियम ने कहा कि आज से वे सिर्फ एक खास राजनीतिक दल की प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि समूचे पंजाब की वजीर आला होंगी। तुवालू के संसद सदस्यों ने आम चुनाव के बाद प्रशांत द्वीपीय राष्ट्र के पूर्व महान्यायवादी फ्लेटी टियो को नया प्रधानमंत्री चुना। तुवालू के संसद सदस्यों ने आम चुनाव के बाद प्रशांत द्वीपीय राष्ट्र के पूर्व महान्यायवादी फ्लेटी टियो को नया प्रधानमंत्री चुना है। हाल ही में ताइवान के साथ तुवालू के संबंधों की चर्चा जोरों पर थी। एक वक्तव्य में तुवालू सरकार ने कहा कि 15 सांसदों ने एकमात्र उम्मीदवार फ्लेटी टियो को मनोनीत किया था। फ्लेटी टियो और उनके मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह इस सप्ताह के अंत में होगा। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज आबू धाबी में शुरू। विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में शुरू हुआ। इसकी आम सभा के अध्यक्ष राजदूत एथिलिया लेसिबा ने पिछले सम्मेलन में की गई
प्रतिबद्धताओं को लागू करने में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए एक रिपोर्ट जारी की। इसमें व्यापार संबंधी समीक्षाओं को सुदृढ़ करने, मत्स्य पालन के क्षेत्र में रियासत और ई-कॉमर्स से संबंध बातचीत को आगे बढ़ाने की भी चर्चा है। इसके अतिरिक्त यह बताया गया है कि संगठन में कोमोरोस और पूर्वी तिमोर के शामिल होने के संबंध में आवश्यक प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होने की ओर है। गाजा में युद्ध विराम को लेकर दोहा में फिर शुरू हुई वार्ता। मिस्र, कतर, अमेरिका, इसराइल तथा हमास ले रहे हैं हिस्सा। गाजा में युद्ध विराम को लेकर मिस्र, कतर, अमेरिका, इसराइल तथा हमास के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता दोहा में फिर शुरू हो गई है। मोसाद प्रमुख डेविड बर्निया के नेतृत्व में इजरायली प्रतिनिधिमंडल ताजा संघर्ष विराम सुनिश्चित करने संबंधी संभावनाओं पर चर्चा के लिए शुक्रवार को पेरिस में था। इस प्रतिनिधिमंडल ने इजरायल द्वारा फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़े जाने के बदले हमास द्वारा पकड़े गए बंधकों की रिहाई लेकर भी चर्चा की। अब आ जाते हैं हम स्टेट न्यूज। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर जमात इस्लामी पर प्रतिबंध को 5 साल और बढ़ाया। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर जमात इस्लामी पर प्रतिबंध को 5 साल और बढ़ा दिया है। इस संगठन को पहली बार 28 फरवरी 2019 को गैरकानूनी घोषित किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री की आतंकवाद और अलगाववाद के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं की नीति के अंतर्गत लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह संगठन देश की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ कार्रवाइयों में निरंतर लिप्त पाया गया है। श्री शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनने वालों को सख्त कदमों का सामना करना पड़ेगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में अवैध शराब पर रोक लगाने के प्रतिबद्ध है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है और पिछले 4 वर्ष में इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। विधानसभा के बजट सत्र में एक प्रश्न के उत्तर में श्री चौटाला ने कहा कि शराब वाहनों की ट्रैकिंग की जा रही है और शराब कारखानों के कैमरे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन उपायों से आबकारी शुल्क 6,100 करोड़ रुपए से बढ़कर 11,000 करोड़ रुपए हो गया है। उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग ने शराब की बिक्री प्लास्टिक बैग में करने के बजाय शीशे की बोतल में करने के निर्देश दिए हैं। इसलिए 29 फरवरी के बाद प्लास्टिक बैग में शराब की बिक्री बंद हो जाएगी। इससे अवैध शराब काबू पाने में मदद मिलेगी। मिजोरम के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री लालू दोहमा ने वर्ष 2024-25 के लिए कुल 14,412 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश किया है। मिजोरम के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री लाल दुहोमा ने वर्ष 2024-25 के लिए कुल 14,412 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश किया। बजट में किसी नए कर की घोषणा नहीं की गई। हालांकि स्टैंप शुल्क को 1% से बढ़ाकर 3% कर दिया गया है। मिजोरम विधानसभा में अपना पहला बजट पेश करते हुए श्री लाल दुहोमा ने वर्ष 2023-24 के लिए 3,288 करोड़ रुपए की अनुदानों की अनुपूरक मांग भी पेश की। श्री लाल दुहोमा ने कहा कि इस बजट को तैयार करने में सरकार ने मिजोरम के लोगों के समेकित और सतत सामाजिक आर्थिक विकास को वरीयता दी है। ईडन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 8वीं बार समन जारी किया। आबकारी नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 8वीं बार समन जारी किया है। निदेशालय ने उन्हें इस मामले में अगले महीने की 4 तारीख को जांच के लिए प्रस्तुत होने को कहा है। इससे पहले श्री केजरीवाल को 7 बार समन जारी हो चुका है और वह एक बार भी ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। आम आदमी पार्टी इस समन को राजनीतिक कदम करार देती रही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने मणिपुर विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन की शुरुआत की है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने आज मणिपुर विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन की शुरुआत की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष थोकचौम सत्यात सिंह, कई मंत्री और विधायक तथा राज्य के मुख्य सचिव, राज्य पुलिस महानिदेशक, संसदीय मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के डॉक्टर सत्य प्रकाश और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस एप्लीकेशन की शुरुआत के साथ ही मणिपुर विधानसभा डिजिटल विधानसभाओं का हिस्सा बन गई है। इस एप्लीकेशन को अपनाने वाली मणिपुर विधानसभा 13वीं विधानसभा है। जम्मू कश्मीर में विद्युत विकास विभाग ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए माफी योजना की अवधि बढ़ाने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर में विद्युत विकास विभाग ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए माफी योजना की अवधि बढ़ाने की घोषणा की है।
विभाग ने इस संबंध में कल आदेश जारी कर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए माफी योजना को 1 वर्ष यानी 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया। इसके लिए सक्षम अधिकारी से मंजूरी ली जा रही है। जम्मू कश्मीर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा की है। पश्चिम बंगाल में एनआईए ने सांप्रदायिक हमले की साजिश रचने और अंजाम देने वाले 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया एफसीवी तंबाकू उत्पादकों को 10,000 रुपए के ब्याज मुक्त ऋण की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया एफसीवी तंबाकू उत्पादकों को 10,000 रुपए के ब्याज मुक्त ऋण की मंजूरी दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के एक विज्ञप्ति में कहा कि यह ऋण 42,000 से अधिक उन एफसीवी तंबाकू उत्पादकों को दिया जाएगा जहां वर्तमान में फसल का मौसम चल रहा है। यह ऋण तंबाकू बोर्ड के उत्पादक कल्याण कोष से दिया जाएगा। सरकार ने पिछले वर्ष आंध्र प्रदेश में मीचोंग चक्रवाती बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई फसलों को देखते हुए ऋण को मंजूरी दी है। झारखंड के सिंहभूम जिले से कांग्रेस सांसद गीता कौड़ा ने रांची में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे की 2000 से अधिक परियोजनाओं का शुभारंभ कर राष्ट्र को समर्पित किया। जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दूसरे एरोसोल विंटर स्कूल मंथन 2024 का उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में दूसरे एरोसोल विंटर स्कूल मंथन 2024 का उद्घाटन किया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए वायु गुणवत्ता के अध्ययन की दिशा में किए जा रहे कार्यों के लिए जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय लद्दाख और भारतीय राष्ट्रीय युवा विज्ञान अकादमी के संयुक्त प्रयासों की सराहना की। उपराज्यपाल ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सहयोगात्मक और अंतर क्षेत्रीय समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वायु जीवन का आधार है और अब समय आ गया है कि हम स्वच्छ वायु की उपलब्धता बनाए रखें। उपराज्यपाल ने वायु प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन के संकल्प को दोहराया। उन्होंने वायु प्रदूषण का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए जन भागीदारी और क्षमता निर्माण के उपायों सहित प्रभावी निगरानी तंत्र का आह्वान किया। ज्ञानवापी मामला हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कर दिया है खारिज। ठीक है, अब आ जाते हैं हम स्पोर्ट्स न्यूज। बेंगलुरु में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात जायंट्स के बीच मुकाबला जारी है। तुर्की महिला फुटबॉल कप 2024 भारत और कोसोवो के बीच तुर्की के अलायंसा में मैच जारी। आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना गुजरात जायंट्स से होगा। बेंगलोर में महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में यूपी वॉरियर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच जारी हो गया है। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता में आज बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में प्रतियोगिता का चौथा यूपी वॉरियर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जा रहा है। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। यूपी वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 119 रन बनाकर दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए 120 रन का लक्ष्य दिया है। दोनों टीमें अपने शुरुआती मैच हार चुकी हैं, इसलिए आज इन दोनों के लिए जीत हासिल करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। ठीक है,